डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड 2021 क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के फर्स्ट मॉडल सेट का सेक्शन डी का सॉल्यूशन। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। और इसमें कुल कितने क्वेश्चन है? 56 से लेकर के 59, यानी कुल 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं बारी बारी से चारों क्वेश्चन को कैसे हम लोग इजी आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला 56 नंबर में क्या क्वेश्चन है समझ लेते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आपको ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दिया गया है। इसे सॉल्व करके आपको देखिए यहाँ 3 वेरिएबल दिया गया है, एक्स वाई जेड। सॉल्व करने का मतलब कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, और किस मेथड का यूज करना है? मैट्रिक्स मेथड का। यानी कि आपको जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसे हम लोग 3 मैट्रिक्स अलग अलग मान करके सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। हम लोग शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसे आप लोग कहिएगा कि लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटेन एज द ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन एज। क्या लिख सकते हैं? देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज। क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो लिख सकते हैं हम लोग ए एक्स इज इक्वल टू बी। इस तरह से आपको लिखना है। कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस तरह से 3 दिया है और आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको ये लिखना है। जहां ए एक्स और बी क्या है उसके बारे में हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे। वेयर ए इक्वल टू, तो ए क्या होगा? देखिए, आपको जो इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट है उसमें x का जो ये है कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, इन सब के कोफिशिएंट से ही मैट्रिक्स A बनता है जो 3/3 ऑर्डर का होगा, यानी जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? x का कोफिशिएंट क्या है? 3 दिख रहा है, y का कोफिशिएंट क्या है? -2, और z का कोफिशिएंट 3। इस तरह से लिख लिए हम लोग। फिर आते हैं सेकेंड रो के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन में आइए, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट -1। फिर थर्ड रो के लिए x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट -3 और z का कोफिशिएंट 2। इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया मैट्रिक्स है। अब x क्या है? तो x मैट्रिक्स आपको खुद से मानना होता है, क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल है x y z। तो इसे आप लोग मैट्रिक्स x में मान लेंगे x y z, जो कि ऑर्डर 3/1 का मानेंगे हमेशा। कितने ऑर्डर का? 3/1, जिसमें 3 रो हो और 1 कॉलम हो। अब रहा कि बी मैट्रिक्स, तब क्या होगा? तो देखिए, बी मैट्रिक्स क्या होता है? बी मैट्रिक्स भी का भी ऑर्डर 3/1 होता है, जो इक्वेशन के राइट साइड में जो है वही माना जाता है। तो यहाँ 8 है, 8 ले लेंगे। फिर क्या है? 1 है, 1 ले लेंगे। फिर क्या है? 4। इस तरह से आपने 3 मैट्रिक्स मान लिया। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम कि ए जो मैट्रिक्स आया उसका डिटर्मिनांट निकालिए। डिटर्मिनांट अगर 0 नहीं होगा तभी इसका सॉल्यूशन होगा। डिटर्मिनांट 0 हो जाएगा तो फिर हम लोग सॉल्यूशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा अब क्या है? ए का डिटर्मिनांट निकालना है। ठीक है, चलते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। नाउ डिटर्मिनांट ऑफ ए। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को अब डिटर्मिनांट के फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग। 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2 हो गया। अब इसे आप चाहे तो R1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं या C1 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग इजी वे में R1 के अलोंग ही जनरली एक्सपेंड कर लेते हैं। तो R1 का पहला एलिमेंट 3 है, 3 ले लेंगे। अब क्या होता है? तो इसके साथ मैट्रिक्स जो R1 है, R1 का पहला एलिमेंट A11 है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है, हटा देना है। और उसके बाद जो आपको बच रहा है, क्या बच रहा है? देखिए, तो 1 -1 -3 2, इसे ही लिखा जाता है इस तरह से यहाँ पर। तो 1 -1
फिर -3 2 लिख लिए। अब देखिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एक तरीका होता है साइन का, कि साइन क्या होता है, तो 3/3 का है ना, यहाँ का साइन प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो पहला प्लस होता है तो +3 लिए, दूसरे का देखिए अगले एलिमेंट का यहाँ पर चिन्ह क्या लेना है, माइनस, तो यहाँ पर आपको माइनस लेना है और उसके बाद ये एलिमेंट लेना है। तो यहाँ पहले से -2 है, अब फिर हम माइनस के साथ -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो हम प्लस ले लेंगे इस तरह से। और फिर इसके साथ भी हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे। कौन सा डिटर्मिनेंट, देखिए -2 को लिए तो इसके साथ जो रो और कॉलम है उसको डिलीट कीजिए इधर इधर से, तो बच रहा है आपको क्या, 2 - 1 और फिर बचा 4 और 2 ले लिए। फिर देखिए थर्ड एलिमेंट यहाँ A13 का पोजीशन प्लस होता है तो प्लस लेंगे, और एलिमेंट यहाँ 3 है 3 ले लेंगे। अब 3 के सामने जो दिख रहा है रो और इधर कॉलम उसको हटा दीजिए, तो क्या दिख रहा है, 2 1 4 -3 2 1 4 -3, इस तरह से हो गया एक्सपेंड। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू देखिए 3, और डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका पता होगा आप लोग को। इधर से पहले मल्टीप्लाई किया जाता है क्रॉस, 1 × 2 तो 2, फिर माइनस लगाया जाता है, फिर इसका -3 × -1 -3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे +2 है, +2 ले लेंगे। फिर इधर से 2 × 2 4, फिर माइनस का चिन्ह दिया जाता है, 4 × -1 -4, और माइनस यहाँ 4 होगा तो माइनस +4 हो जाएगा। फिर +3, यहाँ से 2 × -3 -6, और फिर -4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 3 छोड़ यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 - 3 -1 होगा, -1 × 3 -3 हो जाएगा। 4 + 4 8 8 × 2 16 हो जाएगा। 6 और 4 ये -10, और -10 × 3 -30, यानी कि -33 + 16 आ रहा है, यही आ रहा है। अब इससे हम लोग कर लेते हैं, तो 33 में 16 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 7 हो गया, 2 में से 1 -17 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर अगर आ जाता तो कहते ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और हमारा सॉल्यूशन नहीं होता। अब 0 के बराबर नहीं आया तो कहेंगे कि अब सॉल्यूशन होगा, यानी कि इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, यानी जो ए मैट्रिक्स है आपका, इसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इसके बाद कि देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, so its inverse exist। क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी इन्वर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो, ठीक है। अब हम लोगों का पहला काम कि इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के बाद ही हम लोग इसे सॉल्व करके x y z निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम बोर्ड को क्लीन कर रहे हैं, जगह का कमी है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं ए का, और कोफैक्टर्स निकालने के बाद ही हम लोग ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ए इन्वर्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, यही होता है फार्मूला इन्वर्स निकालने का। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, और कोफैक्टर्स के हेल्प के से ही हमें एडजॉइंट ए निकल जाता है, और तब हम ए इन्वर्स निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कोफैक्टर्स निकालना। कोफैक्टर्स ऑफ ए, जो ए मैट्रिक्स है यहाँ पर लिख लिए हम लोग, उसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, यानी कि जितना एलिमेंट आपको दिख रहा है, टोटल 9 एलिमेंट, सबका अपना अपना कोफैक्टर होता है। तो जैसे पहला 3 का अगर कोफैक्टर की बात करें तो उसे हम लोग डिनोट करेंगे A11 से। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला एलिमेंट को हम लोग अगर डिनोट करते हैं तो A11 से डिनोट करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो। तो A11 क्या होता है, यहाँ देखिए, ये चिन्ह को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ प्लस का पोजीशन तो प्लस रहेगा। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, कौन सा,
तो इस 3 को छोड़ते हुए 3 के सामने रो और कॉलम को आप छोड़ देते हैं अगर, तो आपको जो बच रहा है यहाँ 2/2 का वही लेना है, यानी 1 - 1 - 3 2। तो 1 - 1 एंड -3 2 ये लेंगे। अब इसे ही सॉल्व कर लेंगे, a11 निकल जाएगा हमारा। तो 1 × 2 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 2 - 3 -1, a11 निकल गया। अब a12 निकालेंगे। a12 के पोजीशन में देखिए माइनस होता है, तो माइनस अपने मर्जी से आपको लगाना है यहाँ पर। फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखना है 2/2 ऑर्डर का। तो देखिए यहाँ -2 है a12 के पोजीशन पे, तो इसके साथ जो रो है और कॉलम है उसको आप हटाइए और जो बच रहा है एलिमेंट उसे लिखिए। तो क्या बच रहा है 2 - 1 4 2, 2 - 1 4 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस इधर ब्रैकेट 2 × 2 4, फिर माइनस होता है पहले ही 4 × -1 -4, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -8 निकल गया। चलिए a13 निकाल लेते हैं हम लोग। a13 का पोजीशन देखिए प्लस होगा। अब इसे 3 को लेना है, तो 3 के सामने रो और कॉलम को हटा के इससे लेना है, यानी 2 1 4 -3, 2 1 4 -3, और इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 2 × -3 -6 -4 × 1 4, यानी कि -10 आ गया ये। चलिए अब हमें ये पहला रो का सारा का हो गया। अब दूसरे में चलते हैं, तो ये 2 1 कहलाएगा पोजीशन। तो 2 1 में चलते हैं। सिंबल देखिए, चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस, तो आपको माइनस लगा देना है। अब यहाँ 2 को छोड़ते हुए 2 के सामने जो रो है और कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये और ये हट जाएगा, बचेगा यहाँ -2 3 -3 2, -2 3 -3 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 × 2 4, फिर माइनस का चिन्ह होगा। फिर देखिए 3 × 3 9 -9, तो माइनस माइनस प्लस 9, और 9 - 4 5, यानी -5, ये निकल गया। a22 निकाल लेते हैं हम लोग। a22 का पोजीशन क्या है, प्लस है, तो प्लस रहेगा। अब क्या होगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट, ये 1 है a22 के पोजीशन पे, 1 के सामने जो रो और इधर से कॉलम है उसे हटाना है, तो बचा हमारा 3 3 4 2, ले लेंगे यहाँ पर 3 3 4 2, इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 3 × 2 6 -4 × 3 12, तो ये हो गया -6। चलिए अब हम लोग a23 निकाल लेते हैं। तो a23 क्या होगा, देखिए सबसे पहले पोजीशन देख लीजिए, a23 क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस ले लेंगे। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखना है, तो देखिए a23 का पोजीशन पे यहाँ एलिमेंट क्या है, -1, तो -1 के सामने इधर ये रो और ये कॉलम को हटा दीजिए, तब आपका एलिमेंट क्या बचा 3 -2 और 4 -3। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा -4 × 2 -8, तो माइनस माइनस +8, और ये हो गया आपका कितना -9 + 8 -1, और माइनस माइनस +1 हो गया ये। चलिए अब हम लोग 2 3 सेकेंड रो का कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो का कोफैक्टर पे चलते हैं, यानी 3 1। तो a31 निकाल लेते हैं। a31 का पोजीशन पे देखिए, यहाँ पर साइन क्या है, प्लस, तो प्लस ही रहेगा, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना है आपको। इसको 4 के सामने रो और कॉलम को हटा दीजिए, तो -2 3 1 -1 आया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 हो गया, -1 × 3 3, यानी कि -1। अब a32 पे चलते हैं। a32 यानी ये पोजीशन, माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे हम लोग, और अब यहाँ से -3 है इस पोजीशन पे, -3 के इधर वाला रो और कॉलम हटा दीजिए इससे लगता हुआ, तो बच गया आपके पास 3 3 2 -1, 3 3 2 -1। इसे सॉल्व कर लेते हैं, -3 × -1 -3, और -2 × 3 6, -9 6 3 -9 माइनस +9 हो जाएगा। a33 पे चलते हैं फाइनली, तो यहाँ पर प्लस है साइन, तो प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पर a33 पे 2 है,
तो 2 के सामने इधर रो और कॉलम को हटा दीजिए, तो बच गया एलिमेंट आपके पास 3 - 2 2 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 2 × 2 4 -4, तो माइनस माइनस +4 यानी 7, यानी आपका सारा R3 का भी क्या निकल गया, उसके भी अलोंग सारा कोफैक्टर निकल गया, सभी का एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। अब हमारा काम है एडजॉइंट ए निकाल लेना। एडजॉइंट ए निकाल लेंगे तो हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, देखिए एडजॉइंट ए बराबर होता है, क्या फॉर्मूला होता है समझ लीजिए, जो आपका कोफैक्टर निकला है जिस पोजीशन पे जैसे निकाले हैं वैसे ही रख दीजिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपका एडजॉइंट ए निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास A11 पे क्या निकला हुआ है, -1 का वैल्यू आया है तो -1 लिख लेंगे। A12 के पोजीशन पे क्या आया है, -8। A12 का पोजीशन ये है -8। A13 का पोजीशन -10। A21 के पोजीशन पे देखिए -5 लिख लेंगे। A22 -6, A23 1, फिर A31 -1, A32 9, A33 7 और इसका ट्रांसपोज कर लीजिएगा, तभी ये होगा एडजॉइंट है। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या किया जाता है, जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए या जो कॉलम है उसको रो बना दीजिए, यही होता है ट्रांसपोज में, यानी रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देना होता है। तो देखिए पहला अगर हम कॉलम लेते हैं -1 -5 -1, इस पहले कॉलम को पहला रो बना दीजिए आप, तो देखिए यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये -5 यहाँ पर आ जाएगा और ये -1 उठ के यहाँ आ जाएगा, बन गया फर्स्ट रो। सेकेंड कॉलम जो आपको दिख रहा है उसको सेकेंड रो में लिख देना है, तो -8 यहाँ आ जाएगा, -6 और ये 9 इधर आ गया। थर्ड कॉलम जो है उसको थर्ड रो बना दीजिए, तो -10 1 7, यही हो गया आपका एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए निकल गया अब तो हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग, और तब इनवर्स निकल जाएगा तो हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे XYZ। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, जगह का कमी है, अब इसे मिटा के मैं आगे चलता हूँ। ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है, पता होगा आप लोगों को फॉर्मूला। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए कितना निकाल के रखे हुए थे हम लोग पहले ही, -17, तो -17 ले लेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए ये निकाल चुके हैं हम लोग, इसे यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 आ गया ये ए इनवर्स। अब हमें क्या करना है, देखिए हम लोग शुरू में ही माने थे AX = B के रूप में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर ए इनवर्स से हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ ए इनवर्स ए से मल्टीप्लाई किए, तो हमारा जो है ए इनवर्स ए मिलके ख़त्म हुआ, इनटू हो गए, तो x बचा, तो x = ए इनवर्स B होता है। इसी फार्मूले से हम लोग x निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ x = ए इनवर्स इंटू B, ठीक है, इंटू वैल्यू। x मैट्रिक्स आप मान चुके हैं, XYZ माने थे, याद होगा आप लोग को शुरू में ही, तो इसके जगह पे हम लोग लिख लेंगे XYZ। ए इनवर्स मैट्रिक्स निकाल चुके हैं, 1/-17 है, लिख देंगे 1/-17, और यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लेंगे -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, और इसके साथ बी मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स हमारा क्या था, जो इक्वेशन के दाहिने तरफ दिया गया था वो क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, आप लोग के सवाल में होगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स था 8 1 4, यही था मैट्रिक्स बी, आप लोग देख लीजिएगा। अब हमारा काम है कि ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ वाले एलिमेंट से सबको मल्टीप्लाई करके तब हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है, 3/3, और इसका ऑर्डर 3/1। तो ये दोनों मैच होना चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए, 3 मिल गया, और रिजल्ट जो आता है ये दोनों के ऑर्डर के बराबर, यानी 3/1 का रिजल्ट आएगा, जो इधर है 3/1।
तब हमारा x का, y का और z का, तीनों एलिमेंट का पोजीशन मिला के x y z निकल जाता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, जो 3/1 ऑर्डर का आएगा। कैसे करते हैं चलिए समझते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया 1/-17, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए। जब आपको पता हो गया कि ये जो हमारा रिजल्ट आएगा कितने ऑर्डर का, 3/1 का आने वाला है, यानी कि 3/1, रो तो 3 होगा, कॉलम एक ही रहेगा, यानी कि A11, A21, A31 इसी पोजीशन का आएगा। यानी कि इसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहाँ लिखा जाता है पहले पोजीशन में। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम -1 × 8 करेंगे, ठीक है। तो -1 × 8 कर लीजिए, कितना होगा, -8 हो जाएगा। फिर प्लस दिया जाता है, फिर इसको -5 को 1 से, तो -5 × 1 क्या होगा, -5 हो जाएगा। फिर प्लस दिया जाता है, -1 × 4 -4, इस तरह से आ गया तीनों। पहला पोजीशन पे आ गया 1 1 पे। सेकेंड पोजीशन 2 1, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। सेकेंड रो में -8 है, यहाँ 8 है, तो -8 × +8 -64 हो जाएगा। फिर प्लस -6 × 1 -6 प्लस 9 × 4 36। फिर आ जाइए यहाँ तीसरे वाले एलिमेंट A31 पर, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए। -10 × 8 -80 प्लस 1 × 1 1 प्लस 7 × 4 28 आ गया ये। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1/-17, इसे अब ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तीनों माइनस में है, माइनस में तो ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा -17। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये दोनों माइनस में ऐड हो गए, ये 36 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 64 और +6 70, 70 में 36 माइनस कर दीजिए, तो हो गया ये 4, और यहाँ पर हो गया आपका 63, यानी -34। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए 29, 80 में 29 माइनस कर देते हैं, 1 हो गया यहाँ, 7 - 2 5 -51 हो गया। अब ये जो एलिमेंट है बाहर में, इससे हम सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है ये। तो -1/17 से इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आप देखिए ज़रा। रिजल्ट हमें ये मिलने वाला है, जैसे कि 1/-17 है और इसे मल्टीप्लाई करते हैं -17 से, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 17 कैंसिल हो, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब -1/-17 को मल्टीप्लाई करेंगे -34 से, तो 1/-17 × -34, ये कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स में, तो यहाँ 2, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 3 बार में 17 दिया, 51 कट जाएगा। अब इधर आपका मैट्रिक्स क्या आया हुआ है, x y z। अब इस दोनों को देखिए, दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 3/1 का है, ये भी 3/1 का है, तो कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ का पहला पोजीशन का जो एलिमेंट है इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, देयरफॉर x = 1, y = 2 एंड z = 3, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम लोग। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx = x³ - 6x² + 9x + 15। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग सुधार कर लीजिएगा, मॉडल सेट में यहाँ पर x² ही लिख दिया गया है, लेकिन वहाँ पे वास्तव में x³ होगा, ठीक है, ये NCERT का ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और सॉल्व कैसे करते हैं। जो फंक्शन आपको दिया गया है ना, इसका आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले पता ये करना होता है कि किस पॉइंट पर इस फंक्शन का मान मैक्सिमम होगा, उसी पॉइंट पर वैल्यू निकलेगा लोकल मैक्सिमम। और किस पॉइंट पर इस फंक्शन का मान, पॉइंट मतलब कोई रियल नंबर, किस पर इस फंक्शन का मान मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू देगा,
तो वही हमारा उस पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट पता करना होता है। और पता कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो टेस्ट है, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको एक बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके बनाना होता है और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन किया जाता है। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन किया जा सकता है फंक्शन का, तो हम लोग उसी मेथड से बनाएंगे क्योंकि वो फर्स्ट से ज़्यादा इजी पड़ता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमें दिया गया है f(x), उसका हम देख रहे हैं कि 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग, तो कर लेंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रोसेस क्या है समझिए आप लोग, सवाल बनाते हुए ही कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला काम, जो फंक्शन दिया है उसे लिख लीजिए। गिवन फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। इसको एक बार पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f(x) का डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं हम लोग डैश लगा के, f'(x). ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया और इसका डिफरेंशिएशन x³ का हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 6x स्क्वायर। तो देखिए -6 तो रहेगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो कितना हो गया -12x हो गया, तो -12x लिख दिए और प्लस 9x। तो 9 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 तो 9 हो गया और 15 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, तो +0 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, निकल गया यहाँ। अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज कर लेने से हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना आसान हो जाता है। तो फैक्टराइज करने के पहले हमें करना ये है कि कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हो गया तब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसका फैक्टराइज कर लेते हैं 3। अब देखिए फैक्टराइजेशन, यहाँ x स्क्वायर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, तो हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं -x और -3x से। ठीक है, क्योंकि -x माइनस 3x माइनस 4x हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो -x इंटू -3x प्लस 3x स्क्वायर हो गया, फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लाई होता है। अब हमें क्या करना है, अब कॉमन लेना है x, तो यहाँ हो गया x माइनस 1, इसमें -3 कॉमन आएगा x माइनस 1। अब दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 टर्म है, दोनों में x माइनस 1 कॉमन है, निकाल लेंगे। अब बचा यहाँ x और यहाँ बचा 3। इस तरह से फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद हमें जो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले हम बताएं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालने के लिए हमें इसका जो फंक्शन आया f'(x) उसको 0 से इक्वेट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। जो x का वैल्यू होगा वही क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएगा। वही पॉइंट हमें, उसी में से एक पॉइंट लोकल मैक्सिमा हो सकता है या लोकल मिनिमा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो 0 के बराबर करते हैं हम लोग, यहाँ इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउ f'(x) इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 3x माइनस 1 और यहाँ पे है x माइनस 3, ये 0 के बराबर। यहाँ से x का वैल्यू आपको निकालना है, तो 3 तो उधर 0 हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक 1 निकला और एक 3 निकला, 2 वैल्यू निकला 1 और 3। अब यही दोनों पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हुआ, इसी में से एक लोकल मैक्सिमा होगा, एक लोकल मिनिमा होगा। तो कौन सा लोकल मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमा पॉइंट है, पहले वो पता करते हैं हम लोग। कैसे पता करते हैं, अब हमारा काम है ना, पॉइंट निकालने के बाद जो फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं उसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, अब लिख लेते हैं फिर से इसे कि वी हैव f'(x) इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास f'(x), तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, यही ना है। इसका एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f'(x) का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो f'(x) हो गया।
इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए, एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है और 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x यानी कि 6x हो जाएगा, माइनस 12 कांस्टेंट बाहर x का 1 तो 12 इंटू 1 12 और 9 का तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट का। ठीक है, तो ये निकल गया। अब हमारा काम है जो 2 पॉइंट मिला है, दोनों पॉइंट पर f डैश x का मान निकालना। ठीक है, मान निकाल के हम लोग देखेंगे किस पे f डैश x का मान निगेटिव आ रहा है और किस पे पॉजिटिव। जिस पे निगेटिव आएगा वही वाला पॉइंट कहलाता है लोकल मैक्सिमा, और जिस पे पॉजिटिव आएगा उस वही कहलाएगा लोकल मिनिमा। चलिए, तो अब हमारा काम है f डबल डैश x का मान दोनों पॉइंट पर निकालना। अब हम लोग दोनों पॉइंट पे f डबल डैश x का मान निकाल लेते हैं। तो f डबल डैश x के जगह पे 1 रख दीजिए और मान निकाल रहे हैं 1 पे यानी इसका, तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 12, ये हो गया 6 माइनस 12 यानी कि -6, जो कि क्या है निगेटिव है। यानी कि f डबल डैश x का मान 1 पर क्या आया, निगेटिव आया। ठीक है, और निगेटिव आया तो ये पॉइंट 1 ही कहलाया लोकल मैक्सिमा। उसी तरह से अब f डबल डैश x का मान हमें 3 पे निकालना है, तो यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ पे अब 6 इंटू 3 माइनस 12 कर लेंगे, तो 18 माइनस 12 क्या आ गया 6, और 6 क्या है पॉजिटिव है। तो देख रहे हैं कि 1 पे निगेटिव आया f डबल डैश x का मान और 3 पे पॉजिटिव आया, तो निगेटिव जिस पे आया वही पॉइंट कहलाएगा लोकल मैक्सिमा और पॉजिटिव जिस पे आया वही पॉइंट कहलाएगा लोकल मिनिमा, और उसी पे अब हमें वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे मिटा लेते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, अब हमारा सवाल बन ही जाएगा थोड़ी देर। तो चलिए देखिए, अब लिखेंगे हम लोग बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट f डबल डैश x इज निगेटिव, क्या है निगेटिव, कितना पे एट x इक्वल टू 1 पे, 1 पे क्या आ गया निगेटिव आ गया है। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट क्या होगा लोकल मैक्सिमा, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 1 इज, यानी कि अब fx का वैल्यू x बराबर 1 पे निकाल दीजिए तो यही लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे निकाल देंगे, तो f1 निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जहाँ 1 है x है 1 रख दीजिए, तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, और ये हो गया 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो ये हो गया 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 15 25, और 25 में 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 19 हो गया। ये निकल गया आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, इसी तरह से लिखेंगे कि f डबल डैश x इज पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव है किस पर, तो एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे पॉजिटिव है f डबल डैश x, तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब ये पॉइंट लोकल मिनिमा हुआ, पॉजिटिव हुआ तो ठीक है, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 3, और x इक्वल टू 3 पे जो वैल्यू आएगा वही लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। तो f3 निकाल दीजिए, देखिए क्या आता है वैल्यू, जहाँ फंक्शन में x है वहाँ 3 रख देना है, 3 पुट कर देना है, तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, तो 3 का क्यूब 27 माइनस ये हो गया 54
ये हो गया आपका 27 और प्लस 15, तो हो गया आपका 27 27 54 और 54 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 15 बच गया। यही आपका एक आंसर हो गया और एक यहाँ पे आंसर हो गया। तो फाइनल आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नंबर 58 ये है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस व्हिच वेक्टर इक्वेशंस आर। तो आपको दो लाइन का वेक्टर इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है और दोनों लाइन के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो देखिए ये जो दो लाइन का इक्वेशन आपको दिया गया है, दोनों लाइन में अगर हम बात करें तो आपको स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन में जो लाइन का इक्वेशन होता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, इसी टाइप का होता है। तो यहाँ आर ना दे करके गामा दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा ये जो होता है वेक्टर ए, ये पोजीशन होता है जहाँ से लाइन पास करता है, और वेक्टर बी होता है जिसके डायरेक्शन में लाइन जा रहा है वो वेक्टर का वो डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे हम लोग, तो हमारा वेक्टर a1 इसे बोलेंगे, इसे वेक्टर b1 बोलेंगे, और सेकेंड वाले लाइन में यहाँ वाले वेक्टर को वेक्टर a2 बोलेंगे और इसे वेक्टर b2 बोलेंगे। ये चारों वेक्टर निकालने के बाद आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या होता है। तो मोड वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 एक वेक्टर आएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 से जो वेक्टर मिलेगा उसके साथ, और नीचे डिवाइड कर देंगे b1 क्रॉस b2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। अगर ये लाइन पैरेलल होता, क्या होता पैरेलल, अभी ये पैरेलल नहीं है, कैसे समझ रहे हैं ये भी बता रहे हैं आप लोग को, पैरेलल कैसे नहीं है। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेक्टर b1 और b2 का कोफिशिएंट i j और k का अगर एक जैसा होता, ठीक है, सेम होता तो पैरेलल हो जाता, तब हमारा पैरेलल वाला फार्मूला लगता है। एक तो नहीं है अभी, और एक कंडीशन और भी है, एक जैसा ना भी हो तो सेम रेशियो में होता। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 4 होता, यहाँ -1 है तो यहाँ -2 होता, दुगुना अगर बात करें तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2, ऐसा होता, दुगुना 3 गुना समान अनुपात में होता या सेम होता, तब हम कहते हैं कि दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। लेकिन अभी यहाँ पर आई जे और के का कोफिशिएंट दोनों में सेम नहीं है, ना ही समान अनुपात में है रेशियो में, इसीलिए ये स्क्यू लाइन्स है, ठीक है। स्क्यू लाइन्स ऐसा लाइन होता है जो नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ना तो कटेगा ना ही पैरेलल होगा, तो उसी का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें मान लेना है यहाँ से क्या क्या, a1 वेक्टर मान लेना है। किसे मान लेना है, तो पहले वाले लाइन का ये जो पोजीशन था फर्स्ट, यहाँ पर देख रहे हैं वेक्टर ए होता है तो इसे a1 बोलेंगे हम लोग, तो i कैप प्लस j कैप इस तरह से। और वेक्टर b1 क्या होगा, तो यहाँ वाला वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब वेक्टर a2 क्या होगा, तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। और वेक्टर b2 क्या हो जाएगा, तो ये वेक्टर हो जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। हो गया ये दोनों। अब यहाँ से हमें सबसे पहला काम a2 माइनस a1 निकाल के रख लेना है। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, तो a2 में a1 को माइनस करना है, ठीक है। तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये तो a2 वेक्टर है, इसमें माइनस करना है आपको इसको, तो माइनस करेंगे तो दोनों माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस i हो जाएगा ये, और ये माइनस j हो जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए, तो 2i माइनस i कैप हो गया, प्लस j है यहाँ माइनस j है, दोनों तो कैंसिल हो गए, j वाला ख़त्म हो गया। अब बचा यहाँ क्या, माइनस k कैप, तो यही निकल गया a2 माइनस a1 वेक्टर। अब b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लीजिए, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, देखिए डिटर्मिनेंट मेथड से इसको निकाला जाता है। यहाँ i कैप j कैप k कैप, b1 में जो i j और k का कोफिशिएंट है उसको लिख लीजिए। तो i का कोफिशिएंट 2 है, j का कोफिशिएंट -1 है, k का कोफिशिएंट 1 है। अब b2 में जो है i का कोफिशिएंट 3 है, 3 ले लेंगे,
जे का कोफिशिएंट -5 है और के का कोफिशिएंट 2 है। इस तरह से हो गया। अब इसे सॉल्व कर लिया जाता है। कैसे? तो आई कैप ले लिए हम लोग यहाँ, और इसके साथ डिटर्मिनेंट किसको लेंगे? आई के सामने इधर और इधर को छोड़ना है, हटाना है, रो को और कॉलम को। तो बचा क्या आपके पास? तो आपके पास ये बचा, देखिए क्या बचा, डायरेक्ट -1 -5 2, ये बच गया, हो गया। अब चलिए इसको लेना है। तो यहाँ का पोजीशन डिटर्मिनेंट में क्या होता है? माइनस होता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ ये माइनस होता है, तो -j ले लेंगे। अब यहाँ -j लिए तो j के सामने इधर रो और कॉलम हटा देंगे, तो 2 1 3 2 बच रहा है, 2 1 3 2। अब प्लस k कैप, यहाँ का पोजीशन का साइन तो होता है प्लस ही, तो k कैप, k के सामने इधर रो और कॉलम को हटा दीजिए, 2 -1 3 -5 बचा, 2 -1 3 -5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप ब्रैकेट, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, -1 × 2 -2, फिर माइनस लगता है। अब -5 × 1 -5, तो -5 यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। -j कैप, 2 × 2 4 -3 × 1 3 प्लस k कैप, 2 × -5 -10 -3 × -1 -3, तो माइनस माइनस +3। ये हो गया आपका 3i कैप, ये हो गया 4 - 3 1 यानी कि -j कैप, और ये हो गया -10 + 3 यानी कि -7k कैप। ये निकल गया आपका क्या? B1 क्रॉस B2 का वैल्यू। अब हमें निकाल लेना है उसके मोड का भी, यानी मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना है इसका, क्योंकि यूज होने वाला है फार्मूला में, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए। और मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला भी आप लोग को पता होगा, बहुत ही आसान होता है। क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला? तो अंडर रूट जो वेक्टर है उसका i, j और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर का प्लस करते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 1, ये हो गया 49, तो ये हो गया √59 निकल गया, तीनों वैल्यू निकल गया। अब सीधा हमें फॉर्मूला लिखना और वैल्यू रख देना, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हमने मिटा लिया है व्हाइट बोर्ड को, और यहाँ पर जो रिजल्ट आया था हमारा हमने लिख करके रख लिया। तो अब हमें क्या लगाना है? डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और डिस्टेंस निकाल देना है। ये तीनों चीज़ हमने निकाल के पहले ही रख लिया था, तो लिख लेंगे इस तरह से कि हैंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the given equations of lines is, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो D = ये मोड होता है। मोड इसीलिए लगाया जाता है कि अगर अंदर में निगेटिव वैल्यू आएगा तो उसे हम लोग पॉजिटिव करके मोड हटाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो चलिए ये फार्मूला लिख लेते हैं। B1 वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 और उसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 के साथ, और डिवाइड कर देते हैं वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 के मोड से, मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ये फार्मूला होता है। चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का वैल्यू देखिए क्या आया हुआ है, 3i कैप -j कैप -7k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है A2 - A1 वेक्टर के साथ, जो आया है i कैप -k कैप। ठीक, और डिवाइड कर देना है B1 वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 के मोड से, यानी √59 से। ठीक है, अब इसे ही सॉल्व करना है हमें। डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को पता होगा कि i का i के साथ 1 होता है, बाकी के साथ 0, तो हम i को i वाले के साथ करेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ। तो यहाँ i का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 × 1 क्या हो जाएगा? 3 होगा। चलिए लिख भी देते हैं 3 × 1। देखिए j का यहाँ तो है लेकिन यहाँ j है ही नहीं, तो j वाला समझिए यहाँ पर -1 है, यहाँ 0 है, तो -1 × 0 क्या हो जाएगा? 0, लिखना ही नहीं है। तो k वाले के साथ अब चलते हैं प्लस, k का यहाँ पर क्या है? -7 है कोएफिशिएंट और यहाँ पर -1 है, ले लिए हम लोग इसे √59।
अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7/√59, और ये हो गया 10/√59, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर माइनस रहता तो भी प्लस करते, प्लस है तो भी प्लस में ही रहेगा, मोड हटा दिए हम लोग, यही हमारा आंसर हो गया 10/√59। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम लोग, जो लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल सेट का। सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकली। तो हमें ग्राफ पेपर दिया रहेगा एग्जाम में, तो ग्राफिकली हमें इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली दो ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो मैक्सिमाइज करना होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ये जो z इक्वल टू दिया रहता है इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग कहते हैं, और दूसरा सवाल में रहता है मिनिमाइज करना, ठीक है। तो हमें कैसे सोल्व करना है ग्राफिकली, हम लोग चलिए बनाते हुए समझते हैं आसानी से कि क्या करना होता है इसमें, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला काम, तो हमें जो इन इक्वेशंस यहाँ पर आपको दिया गया है, ये इक्वेशन नहीं इन इक्वेशन है, क्योंकि लेस देन का चिन्ह दिख रहा है आप लोग को, तो इसे सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया जाता है इक्वेशन में। तो लिखेंगे हम लोग कि कन्वर्टिंग द गिवन इन इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस, किसमें, इन इक्वेशंस को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 मिल गया। दूसरा इक्वेशन आप यहाँ पे लिख लेंगे -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब करना यह है कि चूंकि आपको इस दोनों लाइन का ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ के लिए आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो हमारा काम है कि पॉइंट निकाल लेना, पॉइंट निकाल लेंगे तो हम लोग ग्राफ आसानी से खींच पाएंगे। तो पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, देखिए उसके लिए एक बॉक्स बना लीजिए इस इक्वेशन के नीचे में इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आपको कम से कम 2 पॉइंट रखना है। यहाँ पर x बोल लिखेंगे, यहाँ x y लिखेंगे और यहाँ x, y। इसके नीचे भी इस तरह से आपको एक बॉक्स बना लेना है, ठीक। और यहाँ पे भी इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे और इधर से भी 2 लाइन खींचेंगे, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ पर x, y, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो रफ में आप लोग कर लीजिएगा कॉपी में, जरूरी नहीं कि यहीं पर करें, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकते हैं अगर मन है तो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हम पहले अपनी मर्जी से x का वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो y का वैल्यू हमें क्या आएगा, ये काम आपको रफ में कर लेना है। तो देखिए y का वैल्यू क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर 0 रख देते हैं तो 0 माइनस वाई इक्वल टू -1, यानी माइनस वाई इक्वल टू -1, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो हम लोग लिख देंगे 1। तो पॉइंट आपका क्या बन गया, तो 0,1 एक पॉइंट बन गया। उसी तरह से अब इस बार y का वैल्यू 0 रख दीजिए इक्वेशन में। तो y का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू मिलेगा, क्या मिल जाएगा, ये y 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू -1 मिल जाएगा। पॉइंट हो गया आपका -1,0। सेम काम इक्वेशन 2 में भी करना है। यहाँ x का वैल्यू 0 रख दीजिए, 0 जैसे ही रखेंगे तो y बराबर भी 0 हो गया, तो पॉइंट मिल गया 0, 0, यानी ये लाइन ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा पॉइंट निकालिए, देखिए अब y 0 रखेंगे तो x 0, तो फिर से वही मिल जाएगा। तो कुछ अलग पॉइंट सोच लीजिए आप लोग। तो चलिए 1 सोच लेते हैं हम कि y का मान 1 रख देते हैं। तो y का मान अगर हम 1 रख देते हैं तो -x + 1 = 0, तो -x = -1, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ 1 लिख दिए। तो हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट बन गया 1,1। अब इस पॉइंट के मदद से हमें ग्राफ खींचना है, और ग्राफ खींच करके हमें फिजिबल रीजन पहले ढूंढना होता है कि दोनों का जो ग्राफ आएगा, दोनों का कॉमन रीजन जो होता है उसे फिजिबल रीजन बोलेंगे हम। तो देखते हैं क्या कॉमन रीजन आता है, और उसी कॉमन रीजन का जो कॉर्नर पे जो पॉइंट्स होते हैं, उसी पॉइंट्स में से कोई ना कोई वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देता है या मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर ग्राफ में जो कॉमन रीजन कॉमन ही ना आए तो हमारा सॉल्यूशन ही नहीं होगा, वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, बोल देंगे सॉल्यूशन नहीं है। तो देखते हैं हम लोग इसका ग्राफ खींच करके कि क्या आता है, ठीक है। तो चलिए, दोनों इक्वेशन का जो
हमारा पॉइंट निकाल के रख लिए, यहाँ पे हमने लिख लिया है। इसका अब हम लोग ग्राफ खींचने वाले हैं, ठीक है। ग्राफ खींच के देखते हैं कि क्या जो कॉमन रीजन मिलता है दोनों लाइन के इक्वेशन का। तो चलिए कैसे अब हम लोग आगे करते हैं। देखिए ग्राफ खींचना है आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। नाम लिख देते हैं वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, ठीक है। अब पॉइंट आपको यहाँ पे प्लॉट कर देना है। ये तो ओरिजिन हो गया 0, ठीक है। अब सेम डिस्टेंस पे आपको 1 2 ऐसे लिख देना है। चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अगर ले लेते हैं ये 1 कर लेते हैं, ये से 2 कर देते हैं, इधर भी कर लेते हैं 1 2 कम से कम। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इधर से भी चलते हैं, ये 1 हो गया, ये 2, ये 1 और ये 2, ऐसा कर लिया हो। तो अब यहाँ पर कर देते हैं 1 2 -1 -2, इधर हो गया 1 2 -1 -2। अब पॉइंट को प्लॉट करेंगे पहले इक्वेशन के लिए। तो पॉइंट है हमारा पहला 0,1, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1। तो x 0 y एक्सिस पे होता है, यही वाला पॉइंट हो गया 0,1 0,1। दूसरा पॉइंट है हमारा -1,0, यानी x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0। तो यही x एक्सिस पे होगा वो वाला पॉइंट। इसी पॉइंट का नाम क्या हो गया -1,0। इस दोनों को मिलाते हुए अब हमें एक लाइन खींच देना है, वो इस इक्वेशन का लाइन हो जाएगा ग्राफ। चलिए तो एक लाइन हमने खींच लिया और यहाँ पे लाइन पे इक्वेशन का नाम लिख देते हैं x - y = -1, ठीक है। अब सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो पहला पॉइंट 0 0 है, तो ये तो ओरिजिन पे ही हो गया 0 0। दूसरा पॉइंट है 1 1, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, दोनों तरफ से चलते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमें, ये पॉइंट हो गया 1,1। इसे और ओरिजिन को मिलाते हैं, ये 0 0 हो गया, इसे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिख रहा है दोनों का। अब आपको यहाँ पे भी नाम लिख देना है कि ये वाला हो गया -x + y = 0, इसका लाइन हो गया। अब रीजन क्या है दोनों लाइन का, जो रीजन होगा, जो ग्राफ में फिजिबल रीजन हमें पता करना होता है, तो दोनों का कॉमन रीजन जो होगा वो फिजिबल। तो इसका ग्राफ किधर बनेगा, इसका किधर बनेगा, ये अब हमें देखना है। वो चेक कैसे करेंगे, देखिए उसको चेक करने के लिए हमारे पास मेथड है। हम जो है इस इक्वेशन में इसका, अगर ये इक्वेशन x - y = -1, तो इसका इन इक्वेशन लेंगे, यानी x - y <-1 लेंगे, और उसमें हम ये चूंकि ओरिजिन से पास नहीं किया है तो ओरिजिन का वैल्यू पुट करके देखते हैं कि ट्रू आ रहा है कि फॉल्स। अगर ट्रू आएगा रिजल्ट हमारा तो ओरिजिन को वो कवर करेगा, उसका रीजन में ओरिजिन आएगा, और फॉल्स होगा तो ओरिजिन की तरफ उसका रीजन नहीं बनेगा ग्राफ का। तो पुट 0, 0, ठीक है, 0, 0 करेंगे किसमें, तो इसका इन इक्वेशन लीजिए x - y <-1। इसमें आपको ना x के जगह पर 0 और y की जगह पर 0 पुट करना है। तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए वी गेट, तो x 0 y 0 <-1, ठीक है, और ये 0 - 0 0 <-1। क्या 0 -1 से छोटा होता है, नहीं होता है, ठीक है, पता है हमें कि -1 छोटा है 0 से। तो ये रिजल्ट फॉल्स आ गया, क्या हो गया, फॉल्स। तो विच इज फॉल्स लिख लेंगे कि विच इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गया तो यानी कि इसके रीजन में ओरिजिन नहीं आना है, तो इसका जो ग्राफ होगा ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है, ऊपर की ओर हमारा इधर बनेगा ग्राफ, ठीक है, नीचे कभी नहीं। ओरिजिन चूंकि नीचे है, इधर नहीं बनना है, तो ऊपर बनाएंगे। ऐसे हम लोग एरो से मार्किंग कर देंगे हम लोग कि इसका जो रीजन बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, वो इधर बन रहा है, ठीक है, ऐसे हम लोग डिनोट कर दिए।
अब चूंकि देखिए एक कंडीशन आपको यहाँ दिया रहता है कि x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि x का रीजन जो होगा 0 से बड़ा, ठीक है, कभी निगेटिव नहीं जाएगा, इधर बनेगा। y का रीजन, y भी 0 से बड़ा नीचे नहीं आएगा, इधर बनेगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रांट में ही आपका रीजन जो भी ग्राफ बनता है फर्स्ट क्वाड्रांट में, इधर कभी नहीं बनता है। तो इसका रीजन आपको दिख रहा है, ये इधर बन रहा है ना, ये शेडेड रीजन अगर कर दे तो ये वाला रीजन इसका हो गया। अब आते हैं कि इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए भी इसी तरह से चेक करना है हमें। क्या चेक करना है? फिर से हमें एक पॉइंट रखना है उसके इन इक्वेशन में, इस लाइन के इन इक्वेशन में, और देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो चूंकि ये ओरिजिन से तो पास हुआ है तो हम ओरिजिन नहीं रख सकते हैं। अब ओरिजिन के अलावा कोई एक और पॉइंट रखिए। तो इस लाइन में देखिए बायां या दायां का कोई एक पॉइंट रखिए। अगर दाहिने तरफ देखते हैं तो ये पॉइंट ले लेते हैं, ये 1,0 पॉइंट है, क्योंकि x 1 है और x पे y 0 होता है, तो 10 पॉइंट हम पुट करते हैं इस पर। अब पुट 1,0 इन -x प्लस y लेस देन 0, वी गेट क्या मिल रहा है? देखिए x का वैल्यू हम बोल रहे हैं 1 रखना है, तो -1 हो जाएगा, प्लस 0 लेस देन 0। अब यहाँ से -1 0 से छोटा होता है, पता है सबको, तो ये ट्रू है। क्या है? ट्रू, सच बात है। तो विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका जो रीजन बनेगा ग्राफ का, उसमें ये पॉइंट रहेगा। यानी अब इसके रीजन में ये पॉइंट आएगा, तो इसका रीजन यानी इसका ग्राफ का रीजन इधर बनेगा, यानी ये वाला एरिया। तो देखिए आप ध्यान से, अब इस लाइन का रीजन इधर बन रहा था, इस लाइन का जो रीजन बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, इधर बन रहा है। दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। पहले जब कॉमन ही नहीं मिल रहा है तो सॉल्यूशन की कोई बात ही नहीं है। जब तक कॉमन नहीं मिलेगा सॉल्यूशन ही नहीं होगा। कॉमन होता तब हम लोग आगे चलते, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन। लिख लेंगे अब हम लोग और फाइनल आंसर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कि देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन। ठीक है, देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन, हेंस देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर कॉमन रीजन मिलता तब हमारा सॉल्यूशन होता। वीडियो में झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया था क्लास 12 मैथ का, उसके सेक्शन डी का टोटल क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मॉडल सेट 2 आया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, पसंद आ रहा है, तो इसे ज़रूर लाइक करें। कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगे तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।